चलो आज हमको अपना सेकंड लेक्चर शुरू करना है ना पॉलिटी का। तो आज हम ना 3 चैप्टर देखेंगे रिवीजन में। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों चैप्टर हम कवर कर लेंगे। अगेन आई एम सेइंग इस सीरीज़ का ना ये टारगेट नहीं है कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं या मेंस स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। ये ओवरऑल पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन है फॉर बोथ प्रीलिम्स मेंस, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कंप्लीट यूपीएससी का ये पॉलिटी का रिवीजन है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे बना? तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ये बात तो हम जानते हैं। तो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने प्रपोज किया था? तो एम एन रॉय। ध्यान रखना, एम एन रॉय ने सबसे पहली बार डिमांड किया था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा, बनाएगा। और ये पहली बार डिमांड एम एन रॉय ने 1934 में की थी। फिर आता है 1935 का साल, देखो बगल में लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है ना 1935 का साल आता है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ना, याद करो एओ ह्यूम वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी पहली बार डिमांड कर दिया जाता है कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होना चाहिए जो कि इंडिया के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ठीक, अब 1935 में इस कांग्रेस की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है कौन? ब्रिटेन की सरकार, जो इंडिया में क्राउन रूल चल रहा था ना, वो एक्सेप्ट कर लेती है। कब एक्सेप्ट करती है? 1940 के अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट करती है कि ठीक है इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा। तो ये इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कब हुआ था? तो अगस्त ऑफर में 1940 में ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया था, ये ध्यान रखना। फिर ये इम्प्लीमेंट कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्कीम आया कहाँ से? तो एक क्रिस्प प्रपोजल आया था और एक कैबिनेट मिशन आया था। मॉडर्न हिस्ट्री में तीनों हम डिटेल में पढ़ते हैं, अगस्त ऑफर, क्रिस्प प्रपोजल एंड कैबिनेट मिशन। तो अगस्त ऑफर से तो डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी 1940 में कि हाँ भैया ठीक है तुमको दे देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। फिर इसका स्कीम कैसे सेट किया गया कि कैसे बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो क्रिस्प प्रपोजल और कैबिनेट मिशन के थ्रू इसका स्कीम पूरा पुट डाउन किया गया था कि ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। अब वही देखो कि बना कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, देखो ये क्रिस्प प्रपोजल और कैबिनेट मिशन में लिखा है ना कि स्कीम बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा कैसे। तो देखो ना, यही तो अब अगला कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं कि बनेगा कैसे या फिर बना कैसे। तो देखो 1946 नवंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, थ्रू कैबिनेट मिशन से बनता है, अभी ऊपर ही बताए। अब बनता है ना तो इसमें 389 सीट्स होते हैं। 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स से थे। प्रिंसली स्टेट्स हम पढ़ते हैं ना, और 296 सीट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के जो कैप्चर में ये रीजन था ना, वहाँ से 296 सीट्स थे। हम दो क्यों बोल दे रहे हैं, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। तो 296 सीट्स, 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स से थे। टोटल कितने हो गए? 389। अब ये आए कैसे? तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे हम सीट्स दिए थे कि कौन से प्रिंसली स्टेट से कितना सीट होगा। तो वो पॉपुलेशन के आधार पे हम डिफाइन करके सीट्स दिए थे कि इस रीजन की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा सीट होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे यहाँ एमएलए एमपी के वो होता है ना, वैल्यू बनती है ना, उसमें भी तो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे ही सीट्स भेजते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स को जो 93 सीट्स मिली वो पॉपुलेशन के बेसिस पे मिली। ब्रिटेन को, ये ब्रिटिश इंडिया को जो 296 सीट्स मिली, ये किसके बेसिस पे मिली? तो ये रिलीजन के बेसिस पे मिली, मुस्लिम, सिख और जनरल। देखो ये लिखा है ना, मुस्लिम, सिख और जनरल। तो इन तीनों में जिसकी जितनी पॉपुलेशन थी उस आधार पे ब्रिटिश प्रोविंसेस में 296 सीट्स बांट दिए गए। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझना, ये प्रिंसली स्टेट्स में, ये वाला जो प्रिंसली स्टेट्स है इसमें 93 सीट्स जो हैं ये आए कहाँ से? तो ये आए यहाँ से, देखो यहाँ से। ये जो प्रिंसली स्टेट्स का राजा था ना,
प्रिंसली स्टेट्स के तो राजा होते थे, तो वहाँ का जो प्रिंसली स्टेट का हेड था ना, उसी ने कुछ मेंबर्स को अपने तरफ से नॉमिनेट करते गए कि मेरे इस स्टेट से ये मेंबर जाएंगे, मेरे इस स्टेट से ये मेंबर जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, प्रिंसली स्टेट्स के जो 93 मेंबर्स थे ना, ये नॉमिनेटेड मेंबर थे, इलेक्टेड नहीं थे। ध्यान रखना, प्रिंसली स्टेट्स के 93 मेंबर नॉमिनेशन से आए थे। नॉमिनेशन कौन किया था? प्रिंसली स्टेट्स का हेड उनका नॉमिनेशन किया था। ठीक, अब देखो, अब ब्रिटिश इंडिया के 296 मेंबर कहाँ से आए? तो ब्रिटिश इंडिया के जो 296 मेंबर थे वो यहाँ से आए, इलेक्टेड बाय मेंबर्स फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कल हम पढ़े थे ना, एक फेडरल सब्जेक्ट था, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था और एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट था। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसी में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाती थी, इसी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। और ब्रिटिश इंडिया में जो 296 सीट्स आए हैं ना, ये इलेक्शन के बेसिस पे आए हैं। तो ध्यान रखना, प्रिंसली स्टेट्स में 93 सीट्स नॉमिनेशन से आए हैं, ब्रिटिश इंडिया में 296 सीट्स ये इलेक्शन से आए हैं, फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन से आए हैं। और इलेक्शन कैसे हुआ था, कौन से बेसिस पे हुआ था? तो ये इलेक्शन का बेसिस देख लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो अभी प्रेसिडेंट वाला चलता है ना इलेक्शन, उसी मेथड से वोटिंग हुई थी ब्रिटिश इंडिया के 296 सीट्स के लिए। तो क्लियर हुआ? फिर से हम बता दे रहे हैं, ये 93 जो लोग आए प्रिंसली स्टेट से, क्या ये इलेक्टेड थे? नहीं, इलेक्टेड नहीं थे, ये नॉमिनेशन से आए थे। कौन नॉमिनेट किया था? इसी प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड होते थे ना, वही अपने तरफ से, अपने रीजन से मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिए कि मेरी तरफ से तुम चले जाओ, मेरी तरफ से तुम चले जाओ। ठीक, अब आती है बात ब्रिटिश इंडिया के 296 सीट्स की। ब्रिटिश इंडिया मतलब इंडिया का जो टेरिटरी ब्रिटिश के कब्जे में था, उसको ब्रिटिश इंडिया हम बोलते हैं। तो ये 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया से आए, ये कहाँ से आए? तो ये इलेक्शन से आए थे। देखो, इलेक्शन से आए थे। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना इंडिया की, वहाँ के मेंबर्स ने, वहाँ से ये इलेक्शन होकर इलेक्ट होकर आए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये इलेक्ट होकर आए थे। और इलेक्शन कैसे हुआ था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि प्रेसिडेंट वाला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हम पढ़ते हैं ना, उस बेसिस पे ये इलेक्शन हुआ था। यहाँ तक क्लियर? इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम क्या बोलते हैं कि ये पार्शियली इलेक्टेड था, पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर थे वो तो नॉमिनेशन से आए और ब्रिटिश इंडिया के 296 मेंबर इलेक्शन से आए। तो क्लियर हुआ कि क्यों इसको पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड कहते हैं। पूछ सकता है यूपीएससी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था, ये इलेक्टेड बॉडी था, ये कंप्लीटली नॉमिनेटेड बॉडी था, ऐसे करके वो सवाल फंसाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना वो कंप्लीटली नॉमिनेटेड बॉडी था या कंप्लीटली इलेक्टेड बॉडी था या फुल्ली सोवरेन इलेक्टेड बॉडी था। क्या सही होगा स्टेटमेंट की गलत? गलत हो जाएगा भैया। वो आधा तो इलेक्टेड था, आधा नॉमिनेटेड था। ब्रिटिश इंडिया वाले 296 लोग इलेक्ट होके आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और 93 जो प्रिंसली स्टेट्स वाले हैं ये नॉमिनेट होकर आए थे। ठीक, क्लियर हो गया? ये फैक्ट पूछता है प्रीलिम्स में, मतलब पूछ सकता है घुमाकर, यहाँ ट्रैप बन सकता है, तुमको हम पहले ही अलार्म कर दिए हैं। ठीक, आगे देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया। ये जो स्कीम आया कैबिनेट मिशन से, ये यही स्कीम था। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुका है, तो अब इसकी मीटिंग वोटिंग करानी होगी। तो देखो मीटिंग कब हुआ? पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को। पहले मीटिंग में 211 मेंबर अटेंड किए थे और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, पहले मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया था। यहाँ भी क्वेश्चन फंस सकता है कि क्या मुस्लिम लीग पहली मीटिंग को अटेंड किए थे, या मुस्लिम लीग ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बिगनिंग की मीटिंग थी उसको अटेंड किए थे, या वो ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अटेम्प्टेड बाई, या फिर वाज ज्वाइंड बाई ऑल ऑफ द मेंबर्स। क्या ये सही है कि गलत? तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट भैया। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, पहले मीटिंग को अटेंड ही नहीं किए थे ये मुस्लिम लीग वाले। सिर्फ 211 मेंबर ने पहले मीटिंग में भाग लिया था और पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, अब एक और चीज़ ध्यान रखना, ये PYQ पूछ चुका है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के।
इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे, तत्कालीन इसका मतलब होता है, ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सबसे पहला प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन बना था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे, भले वो टेम्पररी थे लेकिन पहली बार बने तो वही थे। टेम्पररी प्रेसिडेंट, तत्कालीन प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। PYQ आ चुका है, चेक कर लेना, 2024 या शायद 2025 में ही ये PYQ आया है, ठीक है, देख लेना। बाद में सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक। अब प्रेसिडेंट तो हो गया, तो अब वाइस प्रेसिडेंट कौन था? तो वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी और VT कृष्णा रामाचारी थे। ये दो नाम ध्यान रखना, थोड़ा सा रिमेंबर वाला चैप्टर है, याद करने वाला ये चैप्टर है। तो कैसे वर्क कर रहा है इंडियन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिख गया, पहला मीटिंग बता दिए, कितने लोग अटेंड किए वो बता दिए, कौन नहीं अटेंड किया वो बता दिए, पहले तत्कालीन प्रेसिडेंट कौन बने, बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने, वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, ठीक। अब एक टर्म आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर स्ट्रक्चर है, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में जाकर प्रीएम्बल बन गया, इसी को लोग प्रीएम्बल कहने लगे, ठीक। तो जो हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं ना, वो इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया है। प्रीएम्बल चैप्टर हम कल करेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे प्रीएम्बल के सारे प्रोविजन, सब चीज़। अभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखो, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने लेकर आया था, 13 दिसंबर 1946 को लेकर आया था। इसने लेड द फाउंडेशन एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। हम तुमको बताएं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी ये बताता है, प्रीएम्बल में फिलॉसफी ही तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रीएम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स ही तो है। तो ऑब्जेक्टिव, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रीएम्बल बना है, इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आगे जाकर प्रीएम्बल हम बोलने लगेंगे, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि प्रीएम्बल है, तो यही तो हमारा फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर कैसा था वो बताएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस फाउंडेशन पे बनेगा, वो यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताता है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रीएम्बल है आगे, ठीक है। चलो और देखो, अब प्रीएम्बल का पहला लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज़्यादा पावर हमको दे रखा है, इंडियंस को, वी पीपल्स को दे रखा है, लोगों को, आम नागरिक को दे रखा है। इसलिए प्रीएम्बल का हमारा वर्ड ये स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए लिखा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये अपनी पावर, ये अपनी ऑथोरिटी डिराइव कहाँ से करेगा? तो ऑथोरिटी डिराइव फ्रॉम इट्स पीपल, भारत के लोगों से इसकी ऑथोरिटी डिराइव होगी। इसको पावर कहाँ से मिलेगा? तो भारत के लोगों से पावर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में पावरफुल कौन है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे पावरफुल हैं। एक बार मॉक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था, वो कंफ्यूज होकर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है, तो उनको ट्रैप में फंसाया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पावरफुल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जो है, और प्रीएम्बल ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। तो सबसे पावरफुल हम लोग हैं, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे पावरफुल हैं। नहीं, उनसे क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा था कि आपके हिसाब से जुडिशियरी के पास ज़्यादा पावर है या गवर्नमेंट के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, ऐसे करके। तो उसने बैलेंस करने की कोशिश की कि नहीं, सबके, किसी के पास पावर नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है। तो उसको फिर क्रॉस एग्जामिन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पावर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना पावर डिराइव कर रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, इसी प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग लाइन, मतलब सारा पावर हम लोगों से आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कोई तुमसे पूछे कि भारत में सबसे ताकतवर कौन है, तो भारत की जनता, भारत का जो नागरिक है, इंडियन सिटीजन्स, ऑल इंडियन सिटीजन्स आर मोस्ट पावरफुल इन दिस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है हमारे यहाँ, नो डाउट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से उठा रहा है? लोगों से। ये लोगों का विल है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर किया। तभी तो प्रीएम्बल में, जब हम इनिशियल प्रीएम्बल पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ इंडिपेंडेंट सोवरेन और रिपब्लिक था। फिर हमारा वो अमेंडमेंट होता है 42nd अमेंडमेंट 1946 का, जिसमें सोशलिस्ट सेकुलर ऐड कर दिया गया था। ध्यान में आ रहा है? तो पहले शुरुआत में जो हमारा प्रीएम्बल था, उसमें बस इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक लिखा था। तो कल हम डिटेल में प्रीएम्बल में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने इंडिया को क्या डिक्लेयर किया कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, रिपब्लिक है,
ठीक। और इंडिया की पावर कहाँ से डिराइव होगी, इंडिया का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर कहाँ से डिराइव करेगा, तो लोगों से डिराइव करेगा। ठीक। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, कब हमने इसको शामिल किया, तो 22 जनवरी 1947 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, शामिल कर लिया। ठीक। अब एक एक्ट हम कल भी पढ़े थे, जो हमारा क्राउन रूल का लास्ट एक्ट था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कुछ बातें वहाँ हमने देख ली थी, कुछ बातें यहाँ भी देख लेंगे। ठीक। अब देखो, इसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद से जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ना, ये फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था ये फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गया, मतलब अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ब्रिटिश का सारा ताम झाम खत्म, क्योंकि 1947 में हम जैसे ही आज़ाद हुए, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया और कह दिया कि ब्रिटिश का सारा ताका झांकी बंद करो, ब्रिटिश कुछ नहीं बोल सकता, ब्रिटिश की पावर गई। देखो क्या लिखा है, पावर टू एब्रोगेट और अल्टर द लॉज मेड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर मिल गया कि वो ब्रिटिश ने अभी तक जो भी कानून बनाए हैं उसको वो बदल सकता है, उसको वो एब्रोगेट कर सकता है, उसको वो ख़त्म कर सकता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल्ली सोवरेन बन गई, हमको पावर मिल गया कि ब्रिटिश ने अभी तक जो भी लॉ बनाए हैं या तो उसको हम बदल दे या तो उसको ख़त्म कर दे। और असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया गया। किसको, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से इसको लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया गया कि इंडिया में जो लॉ मेकिंग होगी फिलहाल के लिए वो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। ठीक। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी कौन से एक्ट से बनाया गया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के एक्ट से बनाया गया। ठीक। और इसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद मुस्लिम लीग विड्रॉ कर लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के, क्योंकि मुस्लिम लीग चले गए थे पाकिस्तान के पास, इसलिए मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। कहानी खत्म। चलो और आगे बढ़ो। अब कौन कौन से कमिटीज़ बने थे हमारे, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के डिपार्टमेंट को देखे थे वो देखो, कमिटीज़ आता है ना, तो देखो इसको याद करने का ट्रिक है, जहाँ भी यूनियन लिखा आ जाए ना, वो यूपीएससी पूछता है कमिटीज़ का नाम, तो जहाँ भी तुमको यूनियन लिखा हुआ मिल जाए उसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक। जहाँ भी यूनियन से रिलेटेड कोई कमेटी है उसका हेड कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि देखो, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों के हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू एक और कमेटी के हेड हैं, स्टेट्स कमेटी के। तो एक जुगाड़ तुमको हम बता दिए कि कहीं भी कमेटी के नाम में यूनियन लिखा है मतलब जवाहरलाल नेहरू इसके हेड हैं, और कहीं नहीं यूनियन लिखा है, तुम देख लो कहीं नहीं लिखा है। ठीक। तो दो जगह यूनियन लिखा है, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों के हेड जवाहरलाल नेहरू, साथ में एक स्टेट्स कमेटी भी हैं। तो सीधा समझना ना, यूनियन हम पढ़ते हैं, यूनियन मतलब सेंटर, और यूनियन के अलावा एक और है इंडिया में स्ट्रक्चर, स्टेट्स की गवर्नमेंट। तो यूनियन एंड स्टेट्स ऐसे याद कर लेना कि यूनियन और स्टेट्स स्टार्टिंग में जहाँ लिखा है उसके हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। तो दो यूनियन वाला कोई कमेटी है उसके हेड हैं जवाहरलाल नेहरू, एक स्टेट वाला कोई कमेटी है उसके हेड है जवाहरलाल नेहरू। यूनियन एंड स्टेट इंडिया में हम पढ़ते रहते हैं, तो यूनियन और स्टेट्स वाले कमेटी के हेड कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। कहानी खत्म। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ये तो हमको याद रहता है कि ड्राफ्ट कौन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बोलते हैं ना। हालांकि उसका भी क्रिटिसिज्म है, करंट अफेयर में अभी हम डिस्कस किए हैं 1-1.5 महीना पहले। बी एन राव जो थे ना, सर बी एन राव, वो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे, और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद एक्सेप्ट की है कि यस, हम लोग तो भीमराव अंबेडकर के जो ड्राफ्ट बने, सॉरी, ये भीमराव अंबेडकर ने जी ने खुद एक्सेप्ट की है कि जो बी एन राव ने ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने उसी को तोड़ मरोड़ के परोस दिया है और इम्प्लीमेंट कर दिया है। असली मेहनत बी एन राव की है। तो वो करंट अफेयर में एक आर्टिकल अभी 1-1.5 महीना पहले डिस्कस किए हैं, शायद जो लोग हमसे नवंबर स्टार्ट से जुड़े हुए हैं उनका ये टॉपिक हुआ होगा, नहीं जो जिनका छूटा है उनको हम रिवीजन में कवर करा देंगे। वो पॉलिटिकल स्टैटिक नहीं है, वो करंट अफेयर में आया था 29 नवंबर के आसपास, जब कॉन्स्टिट्यूशन डे ये होता है ना, तो आया था, वो कराए पे हम देखना, एक बार देखना, क्या हम रिवीजन करा देंगे, याद आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अभी तुमको हम जुगाड़ बता रहे थे ना, तो यूनियन और स्टेट का जुगाड़ तो जवाहरलाल नेहरू हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी हमको याद रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में सबसे इंपॉर्टेंट अम्बेडकर जी का नाम हम जानते हैं, तो ड्राफ्ट तो यही कर रहे थे, तो अम्बेडकर जी का नाम याद रहता है। ठीक। साथ ही साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी,
इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स और सब कमेटी और के हेड थे जेबी कृपलानी। माइनॉरिटीज सब कमेटी के हेड थे एचसी मुखर्जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे सरदार पटेल। अब एक और जुगाड़ बताते हैं। इंडिया में जब अलग अलग प्रोविंसेस थे, इन सबको जोड़कर इकट्ठा किसने किया था? इन सबको जोड़कर, ये 3-4 जो जूनागढ़ हैदराबाद वाले अलग अलग हो गए थे, इनको जोड़कर इंडिया के टेरिटरी में किसने मिलाया था? अलग अलग प्रोविंसेस को, याद करो, अलग अलग प्रोविंसेस को जोड़कर इंडिया के टेरिटरी में किसने शामिल कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही तो सारे प्रोविंसेस को इंडिया के यूनियन में जोड़ दिया था कि किसी को इंडिया से हम निकलने नहीं देंगे। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सबको किसने जोड़ा था? सरदार पटेल ही ने तो जोड़ा था। सरदार पटेल जी ने ही तो पूरा दिमाग लगाया था, जो कि इंडिया को टूटने नहीं दिया। नहीं तो हैदराबाद कह रहा था हम अलग जाएंगे, जूनागढ़ कह रहा था अलग हम जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम पढ़ते हैं, ये बेसिक सी चीज़ है ना कि इंडिया के सारे प्रोविंसेस को इकट्ठा किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए प्रोविंशियल के हेड तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे। तो देखो भैया, 5 कमेटी का जुगाड़ तो तुमको हम बता दिए। 2 यूनियन, 1 स्टेट, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग अंबेडकर जी, प्रोविंशियल सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये 3-4 ये बस याद रख लेना। अब एक और याद करने का ट्रिक है जो हम यूज़ किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट है ना हमारे, प्रेसिडेंट थे पहले, राष्ट्रपति थे हमारे। तो जितने रूल्स और प्रोसीजर और स्टीयरिंग मतलब होता है ना जो गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के चला रहा है, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो रूल्स सारा प्रोसीजर का और जो गाड़ी चलाने का काम करता है वो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ऐसे करके हम इसको याद किए हुए हैं। बाकी ये तीनों तुम लोग याद कर लेना कि माइनॉरिटीज़ के एचसी मुखर्जी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के जेबी कृपलानी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल। तो तुमको हम याद करा ही दिए, बस 2 ही तो याद करना है यार, फंडामेंटल सब कमेटी और माइनॉरिटीज सब कमेटी। अब फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के जो हेड थे वो जेबी कृपलानी थे, माइनॉरिटीज सब कमेटी के जो हेड थे वो एचसी मुखर्जी थे। ठीक, तो ट्रिक्स हो गया। यूनियन स्टेट मतलब यूनियन और स्टेट एक साथ होता है, तो यूनियन और स्टेट मतलब जवाहरलाल नेहरू वाली कमेटी है ये। ड्राफ्टिंग कमेटी हम जानते हैं अंबेडकर जी की कमेटी हो गई है। फिर से सारे प्रोविंसेस को इंडिया में यूनाइट किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रोविंशियल वाली कमेटी के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, तो ये सारा स्टीयरिंग गाड़ी चलाने का काम यही कर रहे होंगे। और जितने भी रूल्स प्रोसीजर बनाए होंगे राजेंद्र प्रसाद जी नहीं बनाए होंगे। बस ये 2 याद करना है, माइनॉरिटीज सब कमेटी एचसी मुखर्जी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी। कहानी खत्म। ठीक, अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा और देखो। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने नया ड्राफ्ट बनाया नया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अंबेडकर जी इसके चेयरमैन थे। पहला ड्राफ्ट इसने 1948 में डाला था। सेकेंड ड्राफ्ट इसने 1948 के अक्टूबर में, फरवरी और अक्टूबर में पहला और दूसरा ड्राफ्ट डाला था, जो कि याद करना जरूरी नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर जी थे, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक, और यही ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था। क्लियर। अब आ जाओ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लिखने को ये लिख दिए हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेंड ड्राफ्ट और 148 डेज इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं इग्नोर करने का मन है तो समझ जाओ, समझाने को समझा ही दिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फरवरी 1948 को दिया, दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 को दिया, और ये 141 दिन मात्र लगा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने में। क्लियर। चलो अब आ जाओ, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अंबेडकर जी थे। ठीक, अब आ जाओ देखो इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल ड्राफ्ट कब आया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? एकदम फाइनल एक्यूरेट ड्राफ्ट तो 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट आया। अब ये फाइनल ड्राफ्ट पास कब हुआ? तो ये पास हुआ 26 नवंबर 1948 को। क्या इस दिन सारे मेंबर्स ने साइन कर दिया था कि हाँ हम ये मानते हैं कि ड्राफ्ट सही है? नहीं, सिर्फ 284 मेंबर ने साइन किया था, इसीलिए हम इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को ये अडॉप्ट नहीं कर पाए। अडॉप्ट हम कब किए? 1 साल बाद, 26 नवंबर 1949 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1948 को ये ड्राफ्ट पास तो हो गया था, लेकिन सिर्फ 284 लोग साइन किए थे, और इसको इम्प्लीमेंट करते करते 1 साल लग गया था।
ठीक। और जैसे ही ये अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ठीक अडॉप्ट होने के टाइम पे इंडिया में 395 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। पहला जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे 26 नवंबर 1949 को, पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया। क्लियर। अब देखो इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ, तो देखो 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया ना, तो हमने पूरे प्रोविज़न को अडॉप्ट नहीं किया, हमने बस कुछ ही चीज़ें अडॉप्ट की, जैसे कि इलेक्शंस, सिटीजनशिप, प्रोविंशियल पार्टनरशिप और ये कुछ आर्टिकल्स, सॉरी प्रोविंशियल पार्लियामेंट और ये कुछ आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये तो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग है जो तुमको हम बता दिए, और ये अलग अलग आर्टिकल्स है, याद ना हो कोई बात नहीं, इग्नोर किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना कि 26 नवंबर 1949 को हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किए थे, बस कुछ ही प्रोविजंस जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, यही सब 4 चीज़ इलेक्ट किए, इन्फोर्स किए थे, अडॉप्ट किए थे। रिमेनिंग प्रोविज़न, बाकी के प्रोविजंस को छोड़ दिया था 26 जनवरी 1950 के लिए, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब क्यों छोड़ा 26 जनवरी 1950 के लिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को 1930 26 जनवरी को घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी कि आज से हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, इंडिया आज से पूर्ण स्वराज की तरफ लड़ेगा। तो इस दिन को, इस मॉडर्न हिस्ट्री के दिन को, जो कि 1930 26 जनवरी था, इस दिन को मेमोराइज करने के लिए, यादगार बनाने के लिए, क्योंकि इसी दिन हमने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का, पहली बार जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसी दिन को 26 जनवरी 1930 के दिन को यादगार रखने के लिए हमने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। तो देखो 26 जनवरी यहाँ, 26 जनवरी यहाँ मिल गया। तो ठीक 1930 को हमने पूर्ण स्वराज का नारा दिया और ठीक 20 साल बाद हमने पूर्ण स्वराज पाकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से रिपब्लिक मतलब घोषित कर दिया ना, सारे प्रोविजंस इसके अडॉप्ट कर लिए। अब हम करने को तो यहाँ भी कर सकते थे, करने को तो हम यहीं कर देते 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि देखो ना 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स तो हमारे तैयार थे, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने 26 जनवरी का इंतज़ार किया। क्यों? ताकि ये दिन 26 जनवरी 1930 का दिन, जो कि पूर्ण स्वराज का दिन था, इसको यादगार बनाया जा सके कि आज ही के दिन, आज से 20 साल पहले हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और ठीक 20 साल बाद हमने आज़ादी भी पाली और कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स भी कर लिया, अडॉप्ट भी कर लिया। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट ध्यान रखना। अडॉप्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? 26 नवंबर 1949। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक, अब देखो मेंस का डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है, इसका क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म देखो क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म ये हैं कि ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। ठीक है, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था क्योंकि मेंबर्स इसमें डायरेक्टली इलेक्ट होके तो नहीं आए हैं। देखो ना, यहाँ तुमको हम बताए हैं ना डिटेल में, प्रिंसली स्टेट से तो नॉमिनेट होकर आए हैं, ब्रिटिश इंडिया से भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वो आए हैं। हाँ, तो चलो क्रिटिसिज्म पे थे ना, तो देखो क्रिटिसिज्म ये था कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी पूरी तरीके से नहीं था, पूरा रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं था, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन से थोड़ी ना हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुआ है। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो पहली बात प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर तो नॉमिनेट हुए हैं, इलेक्ट ही नहीं हुए हैं, और जो ब्रिटिश इंडिया से आए हैं वो भी तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही आए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वाला होता है वो तो इनडायरेक्ट होता है। ध्यान में आया? तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लोगों के वोट से ये लोग इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, आधे तो इलेक्ट होकर आए ही नहीं हैं, आधे तो नॉमिनेट हुए हैं 93 मेंबर्स प्रोविंशियल ये वाले, और जो ब्रिटिश इंडिया वाले हैं वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं। तो मेंबर्स नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, ये सोवरेन बॉडी भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश के प्रपोजल से हमने इसको बनाया है।
तो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि ये सोवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि हमने इसको ब्रिटिश के प्रपोजल से बनाया है। कैसे? देखो देखो, ये हमारा ब्रिटिश का प्रपोजल है, कैबिनेट मिशन से ही तो सारा स्कीम सेट हुआ है। देखो, क्रिस्प प्रपोजल, कैबिनेट मिशन, स्कीम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 1946 में कैबिनेट मिशन से हमने कंपोजिशन किया। तो दूसरा क्रिटिसिज्म तो ये है कि ये सोवरेन बॉडी पूरी तरीके से है ही नहीं। तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि लॉयर्स पॉलिटिशियन डोमिनेटेड। अब देखो, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना मोस्टली वो लोग थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन से लोग थे? ज़्यादातर लॉयर्स थे। महात्मा गांधी कौन थे? लॉयर्स थे। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस थे। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म कहा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का बना ना, इसमें सिर्फ लॉयर और पॉलिटिशियंस भरे हुए थे। तीसरा क्रिटिसिज्म। चौथा क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें सिर्फ हिंदू थे, मतलब सिर्फ नहीं, कहना गलत होगा, डोमिनेटेड थे हिंदू से, हिंदू डोमिनेटेड बॉडी ये था। तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना भाई कि इंडिया में मेजोरिटी हिंदूज हैं, तो हिंदूज ही होंगे ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन के आधार पे हमने सीट्स दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो डोमिनेटेड बाई हिंदू, ये तो ठीक बात थी, क्योंकि हिंदू की पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा थी, इसलिए हिंदू का रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा आ गया। पॉपुलेशन के बेसिस पे ही तो हमने सीट्स दिया। तो चौथा, लेकिन क्रिटिसिज्म करने वाले लोग करते हैं, ये क्रिटिसिज्म ब्रिटेन ही करके गया है, ब्रिटेन का कोई एक अंग्रेज था वही किया है, तो उसको करने दो, उसका नाम जरूरी नहीं है, जिसका नाम जरूरी है अभी बताएंगे तुमको। तो ये हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। और क्रिटिसिज्म देखो तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, तैयार होने में बहुत साल, 2 साल के करीब टाइम लगा ना, तो टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक चीज़ हम लिखना भूल गए हैं और मेरे वो माइंड में भी एकदम स्लिप हो रहा है, 2 साल 11 महीने कुछ दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ना। ये नीचे जगह खाली है ना, यहाँ तुम लोग लिख लेना, ठीक है, वो मुझसे मिस हो गया है। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार करना, ठीक है, ये एक क्रिटिसिज्म है। और आखिरी क्रिटिसिज्म है कि इसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही लोग इसमें भरे हुए थे। कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और ये कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी किसने बोला है? ग्रेवनेल ऑस्टिन नाम के एक आदमी ने बोला है, और ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है, ये सही है। कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी तो भाई थी, क्योंकि उस टाइम पे एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था कांग्रेस का, तो उसी के लोग भरे हुए थे इसमें, ठीक। चलो अब एक सेकंड रुकना। चलो, अब हमारा क्रिटिसिज्म भी हम देख लिए ना, अब चलो अब आगे देखो। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो देख लो, जो कि प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारा एक ये 1987 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेकर आए थे, ये इंडिपेंडेंट इंडिया में 1987 में तो हम आज़ाद थे, तो 1987 में हम एक अमेंडमेंट किए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे 58 नंबर का। तो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, जिससे हमने आर्टिकल 394 ए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और पार्ट 22 ऐड किया, ठीक। तो वो पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि इस आर्टिकल का रेलेवेंस क्या है, तो रेलेवेंस हम बता रहे हैं। इस आर्टिकल से हमने क्या किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा था ना, इसका ट्रांसलेशन मैंडेटरी हुआ कि हिंदी में भी करना है, और जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक या होंगे आगे, उसका भी ट्रांसलेशन हिंदी में करना है, और ट्रांसलेशन हिंदी में करना है, उसका सेम मीनिंग आना चाहिए जो कि इंग्लिश टेक्स्ट में आ रहा है। तो ये 3 चीज़ की गई थी, मतलब हिंदी टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इसी आर्टिकल से। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के आर्टिकल 394 ए पार्ट 22 से आया था। पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, ध्यान रखना हिंदी का, कि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में ट्रांसलेट होगा, हर एक अमेंडमेंट जो अभी तक हो चुका है या होगा वो भी हिंदी में ट्रांसलेट होगा, और ट्रांसलेशन का मीनिंग सेम आना चाहिए जो इंग्लिश टेक्स्ट से आ रहा है। क्लियर? चलो कुछ और फैक्ट देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था एलिफेंट, हाथी। अब BN राव देखो, सर BN राव, इन्हीं के रिगार्डिंग करंट अफेयर आया था जो हम शुरुआत में तुमको डिस्कस किए हैं, वो करंट अफेयर के रिवीजन में कराएंगे, या जो लोग कर लिए हैं उनका तो हो गया होगा, अभी दिसंबर में नहीं, नवंबर में ही वो टॉपिक किए हैं। तो और टॉपिक क्या था कि सर BN राव वाज द एक्चुअल
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, इनका मेन था। और बात एक्सेप्ट भी की है, भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक्सेप्ट की है कि हाँ BN राव ने ही तो असली ड्राफ्ट बनाया था, हमने उन्हीं के ड्राफ्ट को, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने उन्हीं के ड्राफ्ट को तो थोड़ा सा इंटरप्रेट किया, मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर दिया। ठीक, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। तुमको हम कराएं करंट अफेयर में, रिवीजन में कराएंगे जिनका छूटा है। तो चलो BN राव के बारे में देख लो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। BN राव क्या थे? एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर से HVR अयंगर, ये कौन थे? ये सेक्रेटरी थे। प्रेम बिहारी नारायण, ये कैलीग्राफर थे। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट लिखा है इटैलिक फ्लो में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो इंग्लिश लैंग्वेज के इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है और उसको प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा है। फिर से शांति निकेतन जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया है, डिज़ाइन किया है। और जो हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ से, तो ये हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया है? तो वसंत कृष्ण वैद्य जी ने हिंदी वर्जन में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर? चैप्टर हमारा खत्म। अब आ जाओ दूसरे चैप्टर पे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर हमारा है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चल देखो, अब सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोइंग बैग भी कहते हैं ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जगह से उधार लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने सारे प्रोविजंस लिया है। तो इसका बेनिफिट और नुकसान क्या है? तो लोग इसको नुकसान बताते हैं, लेकिन ये फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे है? हमने अपना सिस्टम तो बनाया ही बनाया, साथ ही साथ हमने बहुत सारे देशों से उनका जो सिस्टम हमको अच्छा लगा उसको हमने अपने अकॉर्डिंग चुनते गए। जैसे कि देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या बोरो किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कल हम पढ़े थे, उस एक्ट से क्या क्या बोरो किया गया है वो देखो। तो फेडरल स्कीम जो हमारा है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेंटर स्टेट, ये कहाँ से लाए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लाए हैं फेडरल स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही तो हम पढ़े थे सब्जेक्ट्स का डिवीज़न, फेडरल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, याद आ रहा है, और कंकरेंट सब्जेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कल जो रिवीजन किए हैं, तो जो फेडरल स्कीम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है ना कि सेंटर और स्टेट दो जगह पावर होंगे, तो वो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। फिर से ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, इमरजेंसी प्रोविज़न और पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है। और देखो, और ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। हमारे इंडिया में एक ही नागरिकता चलती है ना, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश का सिटीजन है, मध्य प्रदेश का है, नहीं, सबके लिए कॉमन सिटीजनशिप, एक सिटीजनशिप, भारत की सिटीजनशिप चलती है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, हम सिटीजनशिप वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ये हम ब्रिटिश से लिए। कैबिनेट सिस्टम हमारे यहाँ चलता है ना, कैबिनेट सिस्टम चलता है, हम सब जानते हैं, बेसिक है ये, तो ये भी ब्रिटिश से लिए। बाई कैमरलिज्म मतलब अभी भी पूरे स्टेट्स में नहीं, लेकिन 2 हाउस तो है ना सेंटर में, और स्टेट्स लेवल पे भी बहुत जगह, बिहार में 2 हाउस हैं, और सेंटर में भी देखो राज्यसभा, लोकसभा। तो बाई कैमरल मतलब 2 हाउस। तो बाई कैमरलिज्म भी ब्रिटेन से लिया है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को अलग अलग प्रिविलेजेस मिली है ना, कि वो हाउस में जो भी बोलेंगे उनके लिए उनको अकाउंटेबल जुडिशियरी नहीं मान सकती है, उनके दिए गए स्पीच पे जुडिशियरी कोई इंक्वायरी कंडक्ट ये सब नहीं कर सकती है, मतलब उनको कुछ छूट मिला हुआ है ना पार्लियामेंट में एज ए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो कि हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो, कि क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती है, इनका फ़ायदा क्या है, इनका मिसयूज़ क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये सब पढ़ेंगे, पूरा डायमेंशन पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है। तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है वो ब्रिटेन से लिए हैं। और प्रेरोगेटिव रिट्स, जो हमारे यहाँ रिट्स है अलग अलग, हीबस कॉर्बस, मेंडमस, कुओ वारंटो, सब अभी सरसोरारी, ये सब है ना, ये सब पढ़ेंगे अभी फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 32 रिट्स, तो वो भी हम ब्रिटिश से लेकर आए हैं। तीसरा देखो, फ्रेंच से क्या क्या लिया है? तो फ्रेंच से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 कॉन्सेप्ट, और रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हम फ्रेंच से लेकर आए हैं। जापान से क्या लेकर आए हैं? तो जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लेकर आए हैं। ठीक है, और देखो जर्मनी पे, तो जर्मनी से हम क्या क्या लिए हैं? तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि हमारा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। ये कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। कनाडा से क्या लिए हैं?
तो कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मतलब सेपरेशन ऑफ पावर तो रहेगा, सेंटर की अलग पावर, स्टेट्स की अलग पावर रहेगी, लेकिन सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, सेंटर के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी। तो ये चीज़ कहाँ से लेकर आए हैं? कनाडा से लेकर आए हैं। रेसिडुअरी पावर, जो सेंटर के पास रेसिडुअरी पावर होते हैं ना, वो भी कनाडा से लेकर आए हैं। गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये भी कनाडा से लेकर आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है 143 आर्टिकल, प्रेसिडेंट जो एडवाइस मांगती है, अभी करंट अफेयर में किए हैं ना, गवर्नर का कॉन्फ्लिक्ट और प्रेसिडेंट्स का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन मांग सकती हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो कनाडा से लेकर आए हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ कनाडा से लेकर आए हैं। यूएसए से देखो क्या लिए हैं, तो यूएस से फंडामेंटल राइट लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लिए हैं, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगा, ये यूएसए से लिए हैं, और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट यूएसए से लिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कैसे रिमूव होंगे, ये यूएस से उठाए हैं। ठीक, अब साउथ अफ्रीका से देखो क्या लिए हैं, तो अमेंडमेंट प्रोसेस की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होगा, ये साउथ अफ्रीका से उठाए हैं, और राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होगा, ये साउथ अफ्रीका से उठाए हैं। ये सब थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, इसका कोई इफ़ एंड बट सॉल्यूशन नहीं है। वो पूछते हैं प्रीलिम्स में, ये सवाल पूछेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठाए हैं, तो थोड़ा सा कहीं कहीं याद करने वाली चीज़ है, वो शुरुआत में ही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। अगर हम इसको लगातार 5 बार 6 बार देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, किसी के साथ सुना देंगे, बोल देंगे, हम ही लोग फ़ोन कॉल पे डिस्कस कर लेंगे ना, तो दिमाग में बैठ जाती है। अब याद करना इन द सेंस रटना नहीं होता है कि आईरिस से डीपीएसपी, आईरिस से डीपीएसपी, ऐसे याद नहीं करते हैं यूपीएससी की चीज़ों को। डिस्कशन से वो माइंड में, हमारे आई के पिक्टोरियल मेमोरी में, सब कॉन्शियस माइंड में सेटअप हो जाता है, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जब तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे ना, तो वो सही से ही एग्जीक्यूट हो जाता है। आंखों का कैमरा है ना, सबसे ज़्यादा मेमोरी कार्ड वाला कैमरा है, वो हमेशा अपनी स्टोरेज स्टोर करके रखता है, अगर कोई चीज़ हम ध्यान से देखें हैं, ध्यान से पढ़ें हैं तो। ठीक, तो ये चीज़ है याद करने का और मेमोराइज़ करने का डिफरेंस तुमको हम बताएं। याद करना, रटना एक अलग कॉन्सेप्ट है, और मेमोराइज़ करना, उसको माइंड में स्टोर करना एक अलग चीज़ है। तो स्टोरेज है ना, बराबर डिस्कशन से 2-3 बार इसको रेगुलर देखते रहने से, हम ही लोग कभी बात कर रहे हैं तो डिस्कस कर लिए, 2-3 क्वेश्चन लगा लिए, उससे ये माइंड में बैठेगा। तो आइरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, आइरिस से हम कहाँ क्या क्या लेकर आए हैं, तो डीपीएसपी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये आइरिस से लेकर आए हैं। और राज्यसभा में मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, याद करो, मेंबर्स राज्यसभा में स्पोर्ट्स से, अलग अलग एक्टिविटीज़ से ये नॉमिनेट करते हैं ना, तो ये नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट एक है ना, तो ये कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग, राज्यसभा और लोकसभा एक साथ ज्वाइंट सिटिंग कभी कभी करती है ना, तो ये ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से हमने क्या क्या लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने सोवियत यूनियन यूएसएसआर से लिया है। और आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, प्रीएम्बल में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 जस्टिस हमने सोवियत यूनियन यूएसएसआर से लिया है। दैट्स इट, चैप्टर हमारा खत्म। ये था सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले चैप्टर पे आ जाओ, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर है क्या क्या। तो पहला तो है कि ये लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंदी, मतलब सबसे बल्कि सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल वास्टनेस थी। देखो ना, इंडिया की कितनी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, इंडिया की कितनी ह्यूज डाइवर्सिटी है। एक तरफ हिमालय है, एक तरफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, फिर गंगा प्लेन, अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है। तो इंडिया में जोग्राफिकल वास्टनेस बहुत थी, जिस कारण से सबको एकोमोडेट करके चलने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट बनाए, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोले, जो कि इसको थोड़ा बल्कि किया, जो ताकि सबके नीड्स को पूरा किया जा सके। इंडिया में जोग्राफिकल वास्टनेस बहुत ज़्यादा है, तो सबके फेवर का वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, सबके लिए बराबर का वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, इसलिए बल्कि बना। दूसरा, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारे प्रोविजंस बोरो किए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में बहुत बल्कि था, इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हुआ। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाए सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए, कि स्टेट और सेंटर दोनों को एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा, जो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोचो ना, हर एक स्टेट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती तो कितना बवाल मचता। तो उस बवाल को रोकने के लिए हमने एक
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पूरा भारत के लिए, जिसलिए ये बल्कि बना, और यूनिटी प्रमोट करना था इसलिए भी ये बल्कि बना। तो लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट ये क्यों बना, ये पहला इसका साइलेंट फीचर है कि ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। दूसरा, इसको हम अलग अलग सोर्सेज से लेकर आए हैं, और कौन कौन से सोर्सेज से क्या लिए हैं अभी जस्ट पढ़ कर आए हैं। फिर से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे मेजोरिटी रूल चलती है, मतलब जो मेजोरिटी में आएगा वो सरकार बनाएगा। मेजोरिटी पार्टी ही तो इलेक्शन जीतकर सरकार बनाती है। फिर से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के लिए। तो जो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग संसद में बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनसे सवाल, उनको जवाब देना पड़ता है ना एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव कौन, नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये सब हो गए एग्जीक्यूटिव। ठीक, और जब ये सब लोग बैठते हैं लोकसभा में तो इनसे सवाल पूछती है ना विपक्ष, राहुल गांधी सवाल पूछते हैं ना। तो यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जीक्यूटिव को जवाब देना होगा लेजिस्लेचर के सवालों का। ठीक, अब वो अलग बात है कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वही लेजिस्लेचर में भी बैठते हैं, ओवरलैपिंग चलता है हमारे यहाँ, ये तो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, हमारे यहाँ लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है ना। लोकसभा डिसॉल्व होती है कि नहीं, लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस है। तो ये सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। तो हमारा तीसरा साइलेंट फीचर क्या हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। ठीक, अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, लेकिन इसमें यूनिटरी बायस भी है। हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं पॉलिटी में कि इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। पढ़ते हैं ना, ऐसा क्यों पढ़ते हैं कि देखो फेडरल तो है, मतलब हमने पावर तो डिवाइड किया है, सेंटर को दिया है पावर, स्टेट्स को दिया है अलग पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर रिटन है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, इसलिए ये फेडरल है कि हमने सबको अलग अलग पावर दे रखा है, सेपरेट पावर दे रखा है। लेकिन कुछ चांसेस, कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी बन जाता है, मतलब सेंट्रलाइजेशन, पूरा पावर सेंटर के हाथ में आता है। कैसे, देखो हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया है ना, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। हमने सिंगल सिटीजनशिप बनाया है ना, कि एक सिटीजनशिप होगा भारत का। हमने सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, कि पूरे भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये यूनिटरी बेसिस है। अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कौन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, तो ये यूनिटरी फीचर है। और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी यूनिटरी फीचर है, ध्यान रखना। वो सवाल पूछता है प्रीलिम्स में, कंफ्यूजन क्रिएट कराता है, एक बार पूछ चुका है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी यूनिटरी फीचर में आएगा कि फेडरल फीचर में आएगा। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी यूनिटरी फीचर में आएगा, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फेडरल फीचर में आएगा, ध्यान रखना। फेडरल फीचर मतलब सेपरेशन ऑफ पावर में आएगा। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जाम्पल है, और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी यूनिटरी फीचर का एग्जाम्पल है। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ सवाल फंसता है। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट हमको एक ही लगता है, लेकिन दोनों है अलग अलग। ठीक है, चलो पांचवा साइलेंट फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का। मतलब हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स जो हैं, वो कुछ अमेंडमेंट्स तो ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से कर दिए जाते हैं, जैसे स्टेट्स के एरिया को तोड़ मरोड़ करना, अभी हम कल देख लेंगे वो चैप्टर भी। तो कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो सिंपल मेजोरिटी से कर दिए जाते हैं, काफ़ी आसानी से अमेंडमेंट करके उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल मेजोरिटी, रेटिफिकेशन विथ स्टेट्स, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी भी कराएंगे आगे पॉलिटी में, चिंता नहीं करना है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा प्रोविज़न है जिसको बदलना हो तो बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल भी है। और कुछ ऐसा फीचर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है अगर उसको बदलना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी बन जाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्स है, ब्लेंड है। ठीक, छठा पॉइंट साइलेंट फीचर देखो, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी चलती है।
ना ही जुडिशियरी की सुपरमेसी है, ना ही एग्जीक्यूटिव की सुपरमेसी है, ना ही पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, ना ही लेजिस्लेचर की सुपरमेसी है। हमारे यहाँ सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर कहाँ से डिराइव कर रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोगों से पावर डिराइव कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे यहाँ सबसे सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ किसकी सुपरमेसी चलती है? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी चलती है। ठीक, तो जिसमें कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, और जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू से उसको चेक करती रहती है कि सही लॉ बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में बनाए। अब देखो ब्रिटिश में ना पार्लियामेंट की सोवरेनिटी चलती है, वहाँ का पार्लियामेंट सबसे सोवरेन है, सबसे ताकतवर है। यूएस में सुप्रीम कोर्ट की सोवरेनिटी चलती है, वहाँ जुडिशियरी सबसे सुप्रीम है। लेकिन इंडिया में हमने न जुडिशियरी को सुप्रीम माना, न पार्लियामेंट को सुप्रीम माना, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन में जज को भी बाहर निकालने का उपाय है, और कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का भी उपाय है, हर चीज़ है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी चलती है, ध्यान रखना। कुछ और साइलेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिंगल सिटीजन, 3 टायर का गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी, इमरजेंसी प्रोविजंस, इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे कि कैग हो गए, यूपीएससी हो गए, ये सब इसके कुछ फीचर्स हैं। एक और फीचर है सेकुलर स्टेट। हमारा इंडिया जो है वो सेकुलर है, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानता है, वो सेकुलर है। इंडिया का कोई धर्म नहीं है, नो रिलीजन ऑफ स्टेट। अब हालांकि सेकुलरिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, कल हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, इसमें सेकुलरिज्म को डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। हमारा इंडिया जो है ना वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करता है, मतलब हम सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। लेकिन अमेरिका ये सब में ना निगेटिव सेकुलरिज्म चलता है, मतलब वहाँ पे धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है स्टेट का, धर्म में हस्तक्षेप ही नहीं करता है। अमेरिका में धर्म में कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, वो नहीं जाएगा पूछने कि धर्म में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब धर्म को अगर बचाने की बात आएगी, कुछ ऐसी बात आएगी, तो हम सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। जैसे कि एक रिलीजन है हमारे यहाँ पारसी, इस पारसी रिलीजन की ना पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन कर रही है, पारसी कम्युनिटी की। तो इसीलिए सरकार ने 2023-24 में एक स्कीम लाई, 24 में लाई, जियो पारसी स्कीम। जियो पारसी स्कीम में हम पारसी की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ करे, उनको हम अलग अलग फीचर्स फंक्शंस दे रहे हैं ताकि पारसीज की पॉपुलेशन इंडिया में ग्रो करे, बची रहे। वो बहुत डिक्लाइन हो गई थी, इसलिए गवर्नमेंट आया, जियो पारसी स्कीम लाया। गवर्नमेंट को क्या लेना देना था? अगर इंडिया भी नेगेटिव सेकुलरिज्म फॉलो करता ना, तो इंडिया को पारसी से कोई मतलब नहीं था। इंडिया की ऐसी ही आबादी 150 करोड़ है, उसको क्यों एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बचाना है? कोई ज़रूरत नहीं थी बचाने की। लेकिन हमारे यहाँ चलता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, हम सारे धर्म को प्रोटेक्ट भी करते हैं, हम इंटरफेयर नहीं करते हैं उनके पर्सनल मैटर में कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम धर्म ऐसे इंटरप्रेट करेगा, या हम किसी एक धर्म को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं कि भारत हिंदू को प्रायोरिटाइज करेगा या मुस्लिम को प्रायोरिटाइज करेगा। वो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं वोट बैंक के लिए, उनकी बात छोड़ दो। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देता है, उसके लिए सारा धर्म न्यूट्रल है, लेकिन वो सारे धर्म को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करना ही पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। अमेरिका प्रोटेक्ट नहीं करता है, अमेरिका कहता है हमको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो अमेरिका का सेकुलरिज्म निगेटिव सेकुलरिज्म है। रुकना एक सेकंड यार, ये क्या हुआ? हाँ, तो ये बात ध्यान देना कि अमेरिका का जो सेकुलरिज्म है ना वो निगेटिव सेकुलरिज्म है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। इसको हम डीप में पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे इंडिया के सेकुलरिज्म और दूसरे देशों के सेकुलरिज्म को कल, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सेकुलरिज्म को निगेटिव सेकुलरिज्म माना जाता है, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट की। रिलीजन और स्टेट एकदम सेपरेटेड है, कोई मतलब नहीं, जो कि तुमको हम बताएं। इसको हम कल डिटेल में जब प्रियम्बल पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी प्रियम्बल में तो सेकुलर ऐड किया गया था, तो डीप में इसको हम कल करेंगे। आज हमारा 3 चैप्टर का रिवीजन हो गया कंप्लीट। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट, और ये जो हमारा है कौन सा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट। दैट्स इट। ये हमारा दूसरा डिवीजन का दिन आज हो गया। अब इसी के साथ हम पॉलिटी के 4 चैप्टर कर लिए। कौन कौन से 4 चैप्टर किए? पहला जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स होता है, क्राउन कंपनी रूल, उसके बाद साइलेंट फीचर कर लिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिए, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिए। कल करेंगे हम प्रियम्बल, कल करेंगे हम आर्टिकल 1, 2, 3, 4।
ठीक, ये दो चीज़ करेंगे क्योंकि प्रियम्बल थोड़ा डीप में करेंगे, क्योंकि उससे मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रियम्बल के रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशंस करंट अफेयर में आए हैं। तो कल 2 चैप्टर करेंगे, या फिर देखेंगे सिटीजनशिप भी अगर होगा ना तो सिटीजनशिप भी कल करा ही देंगे, ताकि फंडामेंटल राइट के लिए एक सेपरेट दिन हम रख ले और फिर डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए एक सेपरेट दिन रख ले, तो हम एक हफ्ते में एक स्लैब तो पॉलिटी का ख़त्म कर देंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। फिर हमारा सेंटर स्टेट चलेगा, पार्लियामेंट चलेगा, फिर जुडिशियरी आएगा, फिर अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज़ आएंगी, एंटी डिफेक्शन, ये सब आएगा। कहानी ख़त्म, आराम से कर लेंगे, चिंता नहीं करना है, बस पेशेंस से काम रखना है। ये यूपीएससी में बड़ा कभी कभी होता है ना कि तेज़ भागने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में छूटता बहुत जाता है। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ काम करना है, बस ये नहीं कि एक दिन 12 घंटा काम कर लिए अगले दिन किया ही नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलो इसी के साथ मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। चलो, गुड नाइट ऑल, टेक केयर।